चलना ही गति है। गाड़ियाँ गतिशील हैं, लोग गतिशील हैं और उनके साथ गतिशील होता है इतिहास भी। कभी कभी अचानक आई तेज गति बेचैनी पैदा कर देती है। तेजी से बदलता इतिहास भी लोगों को बेचैन कर देता है। वे रुकते हैं, कुछ लोग सोचते हैं और अतीत में झांकते हैं। जब भारत का औद्योगिक सभ्यता से परिचय हुआ, तब गांधी जी ने उसका एक विकल्प सुझाया था, गांव की ओर वापसी। गोपाल कृष्ण और विजय लक्ष्मी की नियुक्ति अत्तापड़ी में अगली की सरकारी प्राथमिक शाला में शिक्षक के रूप में हुई। ये केरल का आदिवासी इलाका है। इस श्वेत श्याम चित्र को देखिए और देखें इस अकेले बरगद के पेड़ को। ऐसा ही दिखता था ये 14 वर्ष पूर्व। इस दंपति ने एक संगठन बनाया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड नेचुरल गाइडेंस, जिसका संक्षिप्त नाम है सारंग। विद्यालय में एक प्रश्न उन्हें सदा उद्वेलित करता रहता कि ये बच्चे स्कूल आते समय उतने खुश क्यों नहीं रहते जितना कि स्कूल से लौटते समय रहते हैं। वे बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाते। उनका पहला पाठ था कि अत्तापड़ी में सरकारी भू संरक्षण परियोजना के पास अब संरक्षण करने के लिए कोई जमीन ही नहीं बची थी। वे एक बात सुनिश्चित करते थे, पढ़ते समय बच्चों की संवेदनशील भागीदारी। उनका अगला पाठ था पुलिस थाने की सैर। ये है शांत घाटी के सदाबहार जंगल। पिछले कुछ वर्षों में अत्तापड़ी को क्या हो गया? प्रकृति के साथ ये खिलवाड़ कैसे हुआ? हमारा तारतम्य कैसे टूटा? दोनों ने बच्चों के साथ मिलकर उत्तर ढूंढना शुरू किया। तमिलनाडु एवं केरल के अन्य हिस्सों से लोग अत्तापड़ी में बसने आए और खेती करने के अपने तरीके भी साथ लाए।
उनका तरीका था कुदाली और हल से उखाड़ो, काटो और जोतो। सूखे इलाके में खेती पूर्णतः मानसून पर निर्भर करती है। खेती के लिए जोतना जरूरी है और जोतना यानी मिट्टी का बहना। अतः यहाँ का व्यवहारिक हल है कोंटूर बांध पद्धति। इसमें खेतों को विभिन्न खंडों में विभाजित करते हैं, लेकिन इसमें भी ऊपर के खंड से मिट्टी बहकर नीचे के खंड में इकट्ठी हो जाती है। सारंग ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा समझा। मिट्टी का प्राकृतिक स्वभाव होता है कि वो अपने को ढक कर रखती है। अतः उन्होंने सबसे पहले वृक्षहीन हो गई पहाड़ियों को कृत्रिम टहनियों व पत्तियों से ढका। बाद में प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू हुई। झाड़ियों के आने से घास लुप्त होने लगी और वृक्षों के बढ़ने पर झाड़ियां गायब होने लगी। अब ऊपरी मिट्टी पर प्राकृतिक पत्तों व टहनियों का आवरण छा गया और जब बारिश होती है, पानी पेड़ों से बहता हुआ सूखे पत्तों टहनियों से रिसता हुआ जमीन में समा जाता है। प्राकृतिक खेती के जापानी विशेषज्ञ मासानोबु फुकुओका सारंग के प्रेरणा स्रोत हैं। और जब बारिश आती है तो केंचुए क्रियाशील होते हैं जो जमीन को पोला करते हैं। इस पोली हुई मिट्टी में बीज बोए जाते हैं। स्वाभाविकമായിട്ട് സസ്യങ്ങൾ വളർന്നു വരും. മൾച്ചിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു വലിയ ഒരു കാര്യം, ഒരു ഗുണപരമായ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, കറുക, മുത്തങ്ങ, ദർഭ ഈ തരത്തിലുള്ള പുല്ലുകൾ കൃഷിഭൂമികളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വളരെ സമഗ്രമായൊരു പണിയാണ്. നാലഞ്ചടി ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചാൽ പോലും ഇതിന്റെ വേര് എവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ വേരിന്റെ ഒരു മുട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പടർന്ന് വീണ്ടും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് മത്സ്യം സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും. അടിയിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണിന് പാരലായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അടിയിൽ തണ്ട് കിടക്കുന്നത്. ആ തണ്ട് ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് പൊങ്ങി 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 വന്നിട്ട് इस पद्धति का एक फायदा और है कि अन्य खेतों की तुलना में यहाँ पर फिजूल झाड़ियाँ आसानी से निकाली जा सकती हैं। बांस लगाकर मिट्टी के बहने को रोका जा सकता है। बारिश की तेज बहते पानी की गति को हर 20 या 30 मीटर की दूरी पर नियंत्रण बांध बनाकर कम किया जा सकता है। यहाँ पानी जमा करने के लिए गड्ढे भी बनाए जा सकते हैं। ये पानी फिर जमीन में समा जाता है। जी हाँ, सारंग इसे पानी की खेती कहता है। और सरकार यहाँ क्या कर रही है? ये शिरुवनी नदी है। अत्तापड़ी घाटी सिंचाई परियोजना के तहत इस नदी के पानी का इस्तेमाल अत्तापड़ी की सिंचाई के लिए होना था, लेकिन इससे सिर्फ नदी और नहर के बीच का इलाका ही सिंचित हो सका। ये देखिए, ये सिंचित भूमि, जी हाँ, सिर्फ इतनी सी ही। कुछ 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अंततः सरकार ने इस परियोजना को छोड़ दिया। बम
कहानी को नया मोड़ देने के लिए गोपाल कृष्ण और विजय लक्ष्मी को अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने शुरू किया सारंग बादल विद्यापीठम, जिसका संचालन एक गैर सरकारी संगठन की मदद से होता है। എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ടുവരിക, അത് നിരീക്ഷിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയാ പടം എടുക്കുക, അതാ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് കാണിക്കും. ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇൻസെക്റ്റുകൾ പലതരത്തിലുള്ള തൊഴിൽ. ये छात्र हर जीव के प्रति जिज्ञासु रहते हैं और उसकी पूरी जानकारी हासिल करते हैं। क्या आप भी छात्रों से कुछ सीखते हैं? बेशक, आपस में बांटना ही शिक्षा का मूल मंत्र है। आप ज्ञान का एक रास्ता दिखाएं तो इस प्रक्रिया में कई और रास्ते साफ नजर आने लगते हैं। ഈ കൂടുതൽ നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എത്ര പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. क्या आपको वो श्वेत श्याम चित्र याद है? 14 वर्ष बीत गए। उस जमीन को अब देखिए, वो अकेला बरगद का पेड़ अभी भी वहाँ है, सारंग की लंबी कहानी का साक्षी बना हुआ। बहुत पहले पानी का जो स्रोत यहाँ सूख गया था, अब इस सारंग पहाड़ी पर प्राकृतिक चश्मे के रूप में पुनः फूट पड़ा है। ജീവനുള്ള മണ്ണാണ് കൃഷിക്കാരന്റെ ധനം. കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും विजय लक्ष्मी कहती हैं, कृषि एक संस्कृति है, लेकिन हरित क्रांति ने इसे व्यावसायिक बना दिया। कृषि किसानों के हाथ से निकलकर विशेषज्ञों के हवाले हो गई। अधिक उत्पादन के नाम पर रासायनिक खाद के उपयोग से भूमि नष्ट होने लगी। അവര് വൻതോതിൽ രാസവിഷങ്ങൾ കോരി ഒഴിച്ച് ജീവനുള്ള മണ്ണിനെ കൊന്നു. ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തില് എന്തെന്ത് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു? കിഴങ്ങുകള്, പച്ചക്കറികള്, ഇലക്കറികള്, പഴങ്ങള്, ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് गोपाल कृष्ण कहते हैं कि एक समय था जब केरल अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर था, लेकिन अब सब तरफ सिर्फ रबड़ और रबड़ ही है। यदि हमें अन्न उत्पादन में फिर आत्मनिर्भर बनना है तो उसका एक ही उपाय है कि हम रबड़ खाना शुरू कर दें। सारंग वर्तमान शिक्षा पद्धति पर भी अपने नाटकों के माध्यम से करारा प्रहार करता है। കർക്കിടക പൂയത്തിനു മാത്രമിതെത്തുവതെന്തേ പുതുവർഷം കിണറും കുളവും പുഴയും വറ്റി കാലാവസ്ഥ തകർന്ന. बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के बोझ के बिना जीवन के प्रति संवेदनशील बनाना अपने आप में एक नाजुक प्रक्रिया है। उन्हें अपना पाठ अपने आप सीखने दें।
തറയിലിരുന്നു കുലുങ്ങുന്നു. തിരിമുറിയാ മഴ പെയ്യും നമ്മുടെ തിരുവാതിര എന്നെവിടെ പോയി? കർക്കിടക പൂയത്തിനു മാത്രമിതെത്തുവതെന്തേ പുതുവർഷം? ചേലമുണങ്ങി കാപ്പി കരിഞ്ഞു, തേയിലയെല്ലാം വാടിപ്പോയി, നെൽപ്പാടങ്ങൾ വരണ്ടു വിണ്ടു, തെങ്ങിൻ കൂമ്പുകൾ കരിയുന്നു. തരിശായി നമ്മുടെ കൃഷിയിടമെല്ലാം തളരുന്നല്ലോ ഗ്രാമങ്ങൾ. കുടിനീരില്ല, വെളിച്ചമില്ല,